नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और फ्रांस से फोन कर मणिपुर के हालात की जानकारी ली है। मगर ऐसी खबर जरूर आई है कि पेरिस से प्रधानमंत्री मोदी ने फोन कर दिल्ली की बाढ़ की जानकारी ली है। केवल बाढ़ की जानकारी नहीं, दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुसार जल भराव की भी विस्तृत जानकारी ली है। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री ने केवल उपराज्यपाल को फोन किया है, मुख्यमंत्री को नहीं। यह सूचना भी उपराज्यपाल दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं। इसी तरह उन्होंने गृहमंत्री से बात की है और गृहमंत्री ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यह सूचना जल भराव की स्थिति की खबर नहीं देती, उससे कहीं ज्यादा प्रधानमंत्री की नजर में दिल्ली के मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है उसकी खबर देती है। पेरिस से प्रधानमंत्री उपराज्यपाल और गृहमंत्री को फोन करते हैं, दिल्ली को मदद दिलाने का भरोसा देते हैं, मगर मुख्यमंत्री से बात नहीं करते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ऐसा कोई भी ट्वीट नहीं किया है जिससे पता चले कि जल भराव और बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री ने उनसे भी बात की है। उनके मंत्री दिन रात वहां पर काम कर रहे हैं और उन्हें और मदद दिलाने का भरोसा दिया हो। क्या आपने ऐसी कोई भी खबर देखी है? आईटीओ पर जो पानी जमा है उसे हिंदी के अखबारों और चैनलों में जल भराव या जल जमाव कहा जाता है। इस जल भराव की किस्मत मणिपुर के उन सैकड़ों घरों से बेहतर है जिसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने न पेरिस से ली न दिल्ली से। इस जल भराव की किस्मत मणिपुर के उन हजारों विस्थापितों से कहीं ज्यादा बेहतर है जो कैंप में रह रहे हैं, जिनके घर जला दिए गए। उनके बारे में प्रधानमंत्री ने अमेरिका या पेरिस से फोन कर जानकारी नहीं ली। इस तरह की कोई सार्वजनिक सूचना नहीं है। यहां तक कि अमेरिका और पेरिस की यात्रा के बीच वे दिल्ली भी आए, मगर दिल्ली से भी फोन कर उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री से वहां के हालात की जानकारी नहीं ली और ना ही उन्हें दिल्ली बुलाकर हालात की जानकारी ली। इसलिए आईटीओ का यह जल भराव कोई सामान्य जल भराव नहीं है, ये वीआईपी जल भराव है। यह वो त्रासदी है जिसके लिए प्रधानमंत्री पेरिस से फोन कर जानकारी लेते हैं। बेशक दिल्ली की स्थिति चिंताजनक है, मगर मणिपुर तो उनके हस्तक्षेप की मांग कर रहा था, इंतजार ही करता रह गया। मणिपुर के हालात को लेकर यूरोपियन यूनियन की संसद में बहस हुई और बाकायदा प्रस्ताव पास हुआ कि भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। इस दौरान भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और मानवाधिकार के हनन को लेकर भी सवाल उठे और चिंताएं जताई गईं। स्वाभाविक रूप से आप यही कहेंगे कि यह भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप है, इसके लिए आपको विदेश मंत्री होने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप विदेश मंत्री हैं तो यह बताने की जरूरत है, और आज तक इस सवाल का इंतजार हो रहा है जवाब का, कि कश्मीर में धारा 370 हटाने के कुछ ही हफ्तों के बाद इसी यूरोपियन यूनियन के सांसदों का दौरा किसने कराया था, क्यों कराया था? क्या वो आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं था? यह उस समय की खबरों की क्लिप है। कोई मादी शर्मा निकल आई जिन्होंने यूरोपियन संघ के कुछ सांसदों को कश्मीर आने का न्योता दिया और वीआईपी मीटिंग का भरोसा भी। यह बात अक्टूबर 2019 की है, जब इन सांसदों का कश्मीर में भारी सुरक्षा के बीच दौरा कराया गया था। उस वक्त यह सवाल उठा था कि ये मादी शर्मा कौन हैं जो इन सांसदों को ईमेल भेजकर भारत आने का न्योता दे रही हैं। ये विदेश मंत्रालय की प्रतिनिधि भी नहीं हैं, किस हैसियत से न्योता दे रही हैं? यूरोपियन यूनियन के सांसद कश्मीर आए और चले भी गए, लेकिन मादी शर्मा कभी मीडिया के सामने नहीं आई। अक्टूबर 2019 में खूब सवाल उठा, मगर आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला। विदेश मंत्री बता दें कि यह दौरा किसके कहने पर हुआ था, इसमें विदेश मंत्रालय की क्या भूमिका थी, जिससे श्रीनगर के एयरपोर्ट से विपक्ष के सांसदों को लौटा दिया गया। उन्हें कश्मीर जाकर भारत की जनता से ही बात करने और हालात का जायजा लेने नहीं दिया गया। उस कश्मीर में यूरोपियन यूनियन के सांसदों का दौरा कैसे हो गया, किसने कराया? क्या यह आंतरिक मामले में हस्तक्षेप का स्वागत नहीं था? जब आप किसी मादी शर्मा के बुलावे पर यूरोपियन यूनियन के सांसदों को कश्मीर बुला सकते हैं, तब फिर आप जब कहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की संसद में जो बहस हुई वह उचित नहीं है, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, वो है या नहीं, इसे छोड़ दीजिए।
क्या यह उचित है कि मणिपुर में 3 मई से हालात खराब हैं मगर भारत के प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा तक नहीं किया? आप खुद अपने आंतरिक मामलों की कितनी परवाह कर रहे हैं, उसी का हिसाब दे दीजिए। जल भराव और बाढ़ को लेकर दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री से बात तक नहीं करते हैं, उपराज्यपाल से बात करते हैं, मणिपुर के मुख्यमंत्री से बात नहीं करते हैं। विदेशों में नाम हो गया भुनाने वाली सरकार ये बता दे कि यूरोपियन यूनियन की संसद में जो बहस हुई उससे विदेशों में कितना नाम हुआ। बीजेपी के प्रवक्ता जरूर इस मसले पर डिबेट में बुलाए जा रहे होंगे और उनसे यह सवाल पूछा जा रहा होगा। आपको भी कुछ घटनाओं पर विशेष नजर रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, बाइडेन से मिल रहे हैं, लेकिन ओबामा का बयान आता है कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को रोकना चाहिए। अखबारों में भी इस तरह की बातों को लेकर संपादकीय लिखे जा रहे हैं। उसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस में हैं और थोड़ी दूर पर यूरोपियन यूनियन की संसद में मणिपुर के हालात को लेकर चर्चा हो रही है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन की संसद में सांसदों के अपने अपने गुट हैं। 5 प्रकार के गुटों के सांसदों ने इस बहस में हिस्सा लिया, प्रस्ताव पास किया। लेफ्ट ग्रीन्स यूरोपियन फ्री अलायंस, सेंटर राइट यूरोपियन पीपल्स पार्टी, सेंटर लेफ्ट प्रोग्रेसिव अलायंस ऑफ सोशलिस्ट एंड डेमोक्रेट्स, लिबरल रिन्यू ग्रुप, राइट विंग यूरोपियन कंजर्वेटिव्स एंड रिफॉर्मिस्ट। लेफ्ट से लेकर राइट तक, बल्कि इसमें राइट यानी दक्षिणपंथी गुट ही ज्यादा हैं। 705 सांसदों की संसद में यह 5 गुट मिलाकर 80% हो जाते हैं। इनमें फ्रांस से भी चुने हुए प्रतिनिधि होंगे। इन सभी ने प्रस्ताव पास कर कहा है कि भारत सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करे। बहस के दौरान सांसदों ने कहा कि भारत के मणिपुर में हालात गंभीर हैं। हिंदू, मैतेई और ईसाई कुकी के बीच टकराव हो रहे हैं। 120 से अधिक लोग मर गए। 50,000 लोगों ने कैंपों में शरण ली है। 250 चर्चों को जला दिया गया। ईसाई धार्मिक संस्थानों, स्कूलों और अस्पतालों को भी जलाया गया। हम सरकार से मांग करते हैं कि स्थिति को काबू में करे। यूरोपियन यूनियन की संसद में बहस हो रही है। अब इसे कोई भारत की कूटनीतिक नाकामी भी नहीं कहेगा। क्या यह प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री के लिए झटका नहीं है? लेकिन पूछेगा कौन? यूरोपियन यूनियन की संसद में जो बातें कही गई हैं वही बात मणिपुर की जनता भी कह रही है, विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इन देशों में मान्यताएं लेने जाएं, यहां रहने वाले भारतीयों को जुटाकर सभाएं करें और गांव-गांव में प्रचार करवाएं कि भारत का नाम हो रहा है। इन देशों से पुरस्कार भी ग्रहण करें और उसे इस तरह प्रचारित किया जाए कि नेतृत्व की दुनिया भर में धाक जम रही है। यह सब ठीक है, लेकिन जब यूरोपियन संघ की संसद में मणिपुर को लेकर बहस हो गई, प्रस्ताव पास हो गया, तो आप चुप हो गए। प्रधानमंत्री को फ्रांस की जमीन से ही इसकी निंदा कर देनी चाहिए। जब आप किसी से मान्यता लेते हैं तो उससे आलोचना भी स्वीकार कर लीजिए, ये भी कर लीजिए। यूरोपियन संघ के प्रस्ताव में वही कहा गया है जो कहा जाना चाहिए और जो करना चाहिए कि भारत सरकार वहां हो रही हिंसा में हस्तक्षेप करे, काबू करे। वहां की जनता कहती है। भारत में अमेरिका के राजदूत तक ने कह दिया कि मणिपुर में जो हो रहा है उसे समझने के लिए आपको केवल भारतीय होने की जरूरत नहीं है। यह फ्रांस का अखबार है, बड़ा अखबार है, लामोद। इस अखबार में यह लेख छपा है, शीर्षक ही पढ़ लीजिए कि नरेंद्र मोदी ने दशकों से राज्य प्रायोजित हिंसा को बढ़ावा दिया है। यह संपादकीय तब छपा है जब प्रधानमंत्री पेरिस में हैं, जहां उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। विदेशों में भारत को लेकर छप रही खबरों और जो धारणाएं बनाई जा रही हैं प्रचार तंत्र से, उसमें बहुत अंतर है। लामोद के इस लेख में लिखा है कि मोदी के नेतृत्व में भारत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और एनजीओ पर हमले बढ़ गए हैं। इस पर मैक्रों और मोदी, इन दोनों नेताओं की चुप्पी साफ दिखाई दे रही है। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और फ्रांस के बीच साझा मूल्य हैं, दोनों का लोकतंत्र से लगाव है। मगर अखबार लिखता है कि यह बात वास्तविकता से बहुत दूर है। मोदी के सत्ता में आने के बाद से सार्वजनिक वातावरण हिंसक हो उठा है। भारत पर लिखने वाले विद्वान क्रिस्टोफर जेफरलट ने लिखा है कि भारत पर दांव लगाना फ्रांस के लिए दूरगामी नीति नहीं हो सकती, बहुत छोटे समय की और छोटी सोच लगती है। भारत चुनावी तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। विदेशों में भारत का नाम हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन विदेशी सरकारों के साथ भले ही प्रधानमंत्री मोदी सहज नजर आते हों,
कम से कम इसी तरह पेश भी किया जाता है कि कई देशों के प्रमुखों के साथ उनके निजी रिश्ते हैं, मगर यही काफी नहीं होता। इन देशों में सोचने, समझने, लिखने, बोलने वालों का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारत को लेकर अब चिंतित होने लगा है। जाहिर है उससे भारत का नाम खराब भी होता होगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है आप जानते हैं। यह सब तब छप रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं, ना कि राहुल गांधी हैं। लेकिन क्या इन बातों को बताया जाएगा कि जिस फ्रांस को प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनेस दिए, उस फ्रांस के बड़े अखबारों ने उन्हें ही लेकर क्या क्या आशंकाएं जताई हैं। टीवी पर तो वही सब चल रहा होगा कि पेरिस में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत हुआ है, बड़ी संख्या में लोग सुनने आए हैं, मगर सुनने वाले कौन हैं? फ्रांस के लोग नहीं हैं, भारतीय ही हैं। ज्यादातर उसमें भारतीय लोग होते हैं जो फ्रांस में रहते हैं, पढ़ते हैं, वहां नौकरी करते हैं और जिन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है, जिन्हें दूतावास के बुलावे पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि दूतावास से पासपोर्ट से लेकर तमाम तरह के 100 काम पड़ते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि फ्रांस या लंदन में रहने वाले लोग दूतावास के बुलावे पर नहीं जाएं। हमें नहीं पता कि हर देश की यात्रा पर इतने लोगों को जुटाने में दूतावास के अलावा कौन कौन सी संस्थाएं शामिल की जाती हैं। क्या इस तरह का आयोजन अकेले दूतावास करता है? क्या इसमें राजनीतिक संगठन भी शामिल होते हैं? इवेंट मैनेजमेंट की कंपनियां भी शामिल होती हैं? इनके आयोजन पर कितना खर्चा होता है? यह खर्चा कौन करता है? प्रधानमंत्री ने अपनी यात्राओं के दौरान इस तरह की अनेक रैलियां की हैं, उन पर कितना खर्चा हुआ है, किसका हुआ है? अब बताइए, एक विचित्र खबर आई है। अमेरिकी संसद की एक कमेटी ने प्रस्ताव पास कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। क्या यह हस्तक्षेप नहीं है? आप कौन होते हैं कि प्रस्ताव पास करें कि कौन सा हिस्सा भिन्न अंग है और कौन सा अभिन्न अंग है? कल को यही कमेटी अगर कश्मीर को लेकर कोई प्रस्ताव पास कर देगी तो क्या भारत स्वीकार कर लेगा? क्यों नहीं इस प्रस्ताव की निंदा विदेश मंत्रालय की तरफ से की जाती है, या प्रधानमंत्री करते हैं कि अब भारत का कौन सा हिस्सा हमारा है या नहीं है? आप कौन होते हैं प्रस्ताव पास करने वाले? जो भारत है वो भारत है, इसे आप संपूर्णता से आपको स्वीकार करना है। लेकिन अलग से प्रस्ताव पास कर आप क्या जताना चाहते हैं, कम से कम इसी पर चर्चा हो। यह खबर भारत में कई जगहों पर छपी है। इसके अनुसार अमेरिकी सीनेट के 2 सांसद प्रस्ताव लाते हैं और इसे पास किया जाता है। कहा जाता है कि अमेरिका मैकमोहन रेखा को चीन और भारत के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता देता है। वह चीन के दावे को खारिज करता है। जल्दी ही लोग इसे इस तरह पेश करेंगे कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने भारत को दिया समर्थन। मगर इस प्रस्ताव में गलवान घाटी के विवाद को लेकर कुछ भी तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीन गलवान घाटी से पीछे हटे, जहां पर 2 साल से विवाद चल रहा है, और इसे लेकर सीनेट के प्रस्ताव में किसी प्रकार की दावेदारी भारत के लिए की गई हो। एक भाजपा सांसद ने ट्वीट किया है कि उनके बेटे ने बीए की पढ़ाई पूरी कर ली है, बीएचयू से नहीं, स्कॉटलैंड की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से। बस आप ध्यान रखिएगा कि 10 साल में मोदी सरकार ने उच्च शिक्षा का क्या हाल कर दिया कि भाजपा सांसद भी अपने बेटे को बीए की पढ़ाई के लिए विदेशों में भेज रहे हैं, उसी यूरोप की यूनिवर्सिटी में जहां से मोदी सरकार की कभी कभी आलोचनाएं हो जाती हैं तो कहा जाता है वो वामपंथियों और भारत विरोधी गुट का अड्डा है। बीए की पढ़ाई पूरी की है तो इसका मतलब है कि सांसद महोदय ने मोदी सरकार के कार्यकाल के 6ठे या 7वें वर्ष में उन्हें भेजा होगा। सांसद महोदय को पता है कि उनके बेटे के लिए क्या अच्छा है और बेटे को भी पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि भारत के आंतरिक कॉलेजों में जो छात्र पढ़ रहे हैं और जो धार्मिक उन्माद की चपेट में आकर बर्बाद हो रहे हैं, वो ये बात समझ लें कि बीजेपी के सांसद अपने बेटों को अच्छी जगह पर पढ़ा रहे हैं और आप भारत में पढ़ते हुए धार्मिक उन्मादों की बहस में शामिल हो रहे हैं। काश भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेमचंद महाली, महेश महाली भी समझदार होते। ये वो नाम है जिन्हें 2019 में तबरेज अंसारी की हत्या के आरोप में 10 साल की सजा मिली है। धर्म की राजनीति की सनक में ये बेटे दंगाई बन गए और ऐसी राजनीति को हवा देने वालों के बेटे डॉक्टर। अब आप एक कागज निकालिए, उस पर जो कह रहा हूं वो बात लिखिए और पर्स में रख लीजिए। धर्म जब भी राजनीति में आता है, आपका नेता देवता बन जाता है और आपका बेटा दंगाई।
आपको तय करना है कि जो नाम मैंने बताए उन्हें दंगाई और हत्यारा किस तरह की राजनीति और धार्मिक उन्माद ने बनाया है। ऐसे कई युवा दंगों के बाद जेल की हवा खा रहे हैं। इनमें से बहुत ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार अपराध किया होगा। काश विक्रम मंडल, कमल महतो या भीम सिंह मुंडा की तरह राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा भी मेरी बात समझ पाते। इन लोगों के खिलाफ दिल्ली दंगों के एक मामले में आरोप तय किए गए हैं, मुकदमा चलेगा। धर्म की राजनीति के नाम पर माहौल गर्म करने वाले कितने सांसद और मंत्री इन युवाओं के घर गए हैं। केस मुकदमा लड़ने के लिए इन्हें किसी प्रकार की मदद दी होगी, ये आप उनसे ही पता कर लीजिए। राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा, रणजीत राणा, विक्रम, अमन के खिलाफ दिल्ली दंगों के मामले में आरोप तय किए गए हैं। इनमें से एक का नाम तो अमन भी है, मगर इन सभी पर दिल्ली दंगों के दौरान शाहबाज नाम के एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मार देने के आरोप तय किए गए हैं। अगर आप इस बात की पड़ताल करेंगे कि राहुल शर्मा, रवि शर्मा, दिनेश शर्मा, रणजीत राणा, विक्रम, अमन को कथित रूप से दंगाई किसने बनाया, तो आपको पता चल जाएगा कि उसी नेता ने बनाया जिसे आप दिन रात धर्म के नाम पर देवता बनाते रहते हैं। ऐसी हिंसा के वक्त उस नेता की चुप्पी ने इन्हें इस रास्ते पर धकेला होगा। दिल्ली की निचली अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने आरोप तय किए हैं। आपको याद है ना, दिल्ली दंगों के वक्त गोली मारो के नारे कौन कौन मंत्री लगा रहे थे। नेता देवता, बेटा दंगाई, धर्म की राजनीति का यही रिजल्ट निकलेगा। आप माने या ना माने, होगा यही। सोचिए, जिस माँ बाप ने अपने बेटे का नाम अमन रखा हो, वह दंगों में शाहबाज को जलाकर मार देने के मामले में आरोपी बन गया। धर्म की राजनीति और राजनीति में धर्म के इस्तेमाल से हमेशा सावधान रहिए। अपने बच्चों को इससे निकालिए और हर संभव कोशिश कीजिए कि उन्हें भी एडिनबरा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आप भेज सकें, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज सकें और आप ब्राउन यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज सकें। जिस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल भाजपा के नेता और मंत्री अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत कीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सावधान रहिए। सभी के लिए संभव नहीं है विदेश जाकर पढ़ना, लेकिन आपके सामने भारत में जो भी यूनिवर्सिटी है उसे बेहतर करने की लड़ाई तो आप लड़ ही सकते हैं, सवाल तो आप उठा ही सकते हैं। उसी तरह बारिश रुक गई, इसका मतलब नहीं कि दिल्ली में बाढ़ के विस्थापितों की समस्याएं कम हो गई। दिल्ली ही नहीं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कितनी तबाही आई है। क्या नागरिक अपने स्तर पर मदद के लिए सक्रिय हो रहे हैं? कितनों के घर बह गए, लोग बह गए। दिल्ली की बाढ़ और शहरों के भीतर जलभराव को लेकर चर्चा होनी चाहिए और सवाल भी। अत्यधिक बारिश तो हर बार होती है, क्या हर बार इस हालात के लिए अत्यधिक बारिश पर ही सब छोड़ दिया जाएगा? फिलहाल फुटपाथ पर रात गुजार रहे इन लोगों के बारे में भी सोचिए। कई इलाकों में नियमित बिजली नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं, प्लास्टिक की चादरें बेहतर नहीं, लोग खुले में सो रहे हैं। क्या इसके लिए दिल्ली के स्टेडियम नहीं खोले जा सकते? इन स्टेडियम में नेताजी की रैली हो सकती है, मगर जनता क्यों नहीं रात गुजार सकती? यहाँ के साफ सुथरे शौचालयों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती है? दिल्ली का वह हिस्सा जो कम समृद्ध है वो अभी भी परेशानियों का सामना कर रहा है, लेकिन आप सवाल पूछें तो किससे? दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से? प्रधानमंत्री ने तो कोई जानकारी नहीं ली, उपराज्यपाल से ली। जब अधिकार की बात आती है दावा उपराज्यपाल का होता है, जब सवाल की बात होती है तो सवाल मुख्यमंत्री से होता है। यह कैसे हो सकता है कि जिसके पास अधिकार है उससे सवाल नहीं, जिसके पास अधिकार नहीं है उसी से सवाल? फिर भी सवाल होते रहना चाहिए कि दिल्ली की हालत ऐसी क्यों है। मेरा नाम मीना है और मैं चिल्ला खादर की निवासी हूँ, जहाँ पे अभी बाढ़ आई हुई है मयूर विहार फेज़ 1 में। यहाँ पे कम से कम 2000 फैमिली जो कि इस बाढ़ के क्षेत्र में फंसी हुई थी, डुबाऊ क्षेत्र में, सभी लोगों का घर ख़त्म हो गया है। कोई मतलब सामान भी नहीं बचा, लोगों को बहा ले गया है सामान। अभी जो लोगों की ज़रूरत है खाने पीने की, और ज़्यादातर ये है कि कोशिश ये है कि ड्राई फूड मिल जाए और उन्हें खाना बनाने का सिस्टम मिल जाए तारपोलिंग के साथ साथ, तो ये सबसे बेस्ट होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे शौचालय वगैरह की व्यवस्था तो बहुत ही कम है, कहीं कहीं पे लगाया जा रहा है, तो वहाँ पे दूरी बहुत ज़्यादा है।
और नहाने धोने का महिलाओं को सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। मेडिकल कैंप कहीं पे भी नहीं लगाया जा रहा है, मेडिकल का कोई भी कैंप अभी तक नहीं लगाया गया। लोग बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, खांसी है, जुकाम है, ये बाढ़ की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से थोड़ा पीड़ित हो रहे हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हो सके तो जितना मेडिकल कैंप हफ्ते में 2 से 3 दिन या रेगुलर लगवा दे तो बेस्ट है, जब तक लोग हैं। अब आप ही बताइए, क्या मेरा ये सवाल गलत है? दिल्ली में खेल के इतने सारे स्टेडियम हैं, वहां पर लोगों को क्यों नहीं रखा गया है? गरीब लोग हैं तो क्या आप उन्हें फुटपाथ पर रखेंगे? दिल्ली ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा कि अब तो हम सुपर पावर हो गए हैं, तब फिर बाढ़ आने पर सार्वजनिक इमारतों को जनता के लिए क्यों नहीं खोला जाता है? क्या छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है, ये अच्छा है? ऐसा नहीं है कि दिल्ली टिटू। अब आप ही बताइए, क्या मेरा यह सवाल गलत है कि दिल्ली में खेल के इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, यहां पर लोगों को क्यों नहीं रखा जा सकता है? गरीब लोग हैं तो क्या आप उन्हें फुटपाथ पर रखेंगे? दिल्ली ने यह सवाल क्यों नहीं पूछा? दिल्ली के लोगों ने क्यों नहीं कहा कि अब तो हम सुपर पावर हो गए हैं? तब फिर बाढ़ आने पर सार्वजनिक इमारतों को जनता के लिए क्यों नहीं खोला जा रहा है? क्यों छोटे छोटे बच्चे सड़कों पर रात बिता रहे हैं? ऐसा नहीं है कि दिल्ली केवल मणिपुर से मतलब नहीं रखती है, दिल्ली तो दिल्ली से भी मतलब नहीं रखती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।